तो देखिए बच्चों, अब हम हेडिंग डालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो लिखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन है ना बच्चों। अब ये क्या है कि दो सरफेसेस कोलिजन के समय कैसे बिहेव कर रहे हैं उनको समझने के लिए ये क्वांटिटी है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ई पे डिपेंड करता है, मतलब ई बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। पहले आप थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे बच्चों आपने देखा है कि अगर मैं किसी बॉल को एच हाइट से फेंकूं नीचे, तो क्या वो वापिस एच हाइट पे आ सकती है? अगर ये बॉल कैसी हो, सोचो आप, अगर ये क्रेजी बॉल हो। क्रेजी बॉल सबने देखा होगा, वो छोटी सी बॉल आती है जो बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चों, बाउंस होती है ना। तो अगर उसको आप एच हाइट से फेंकोगे तो एच हाइट तक वो लगभग लगभग पहुंच जाती है। तो क्रेजी बॉल की एक खासियत होती है कि जितना आपने नीचे फेंका उतने ऊपर पहुंच गई। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे एक टेनिस बॉल लो, सोचो आप, टेनिस बॉल लो, टेनिस बॉल। तो अगर आप इसने को एच हाइट से फेंकोगे तो ये एच हाइट तक रिबाउंड नहीं कर पाएगी, ये कुछ एच डैश हाइट तक रिबाउंड कर पाएगी, एच डैश। सभी को पता ही, टेनिस बॉल हो या फिर आप लेदर की बॉल ले लो जो क्रिकेट में यूज होती है ना, ड्यूस बॉल। तो वो एच हाइट तक नहीं आ पाएगी, कुछ कम आएगी, कुछ कम आएगी। और सोचो अगर यही बॉल आटे की बॉल होती, आटा बॉल, आटे की बनी हुई बॉल या मिट्टी की बनी हुई बॉल, तो सोचो अगर आप इसको करते तो ये तो यहीं चिपक जाती सरफेस में। यानी देखो, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आप इस सेम फ्लोर पे गिरा रहे हो, तो इनको इनका जो रिबाउंड है वो अलग अलग हो रहा है। आटे की बॉल जो है वो चिपक जाती है, टेनिस बॉल ऊपर तो रिबाउंड करती है बट कुछ हाइट तक करती है, पूरी हाइट तक नहीं करती। और क्रेजी बॉल जो है वो पूरा रिबाउंड होके वापस आ जाती है। तो एक्चुअली में ये जो अलग अलग सिचुएशंस हैं इसको डिफाइन करने के लिए, ये एक्चुअली में डिपेंड किस पे कर रहा है, इन बॉल और ग्राउंड की सरफेस पर। ये बॉल और ग्राउंड की सरफेस पर अगर सोचो, ये पूरा सरफेस अगर आटे का सरफेस होता, आप नीचे आटा बिछा देते, है ना, आटा सरफेस। अब आप कोई भी बॉल गिराओ, क्रेजी बॉल गिराओ, टेनिस बॉल गिराओ, आटा बॉल गिराओ, सब चिपक जाएंगी, सब चिपक जाएंगी। यानी आपने सरफेस बदल दिया तो इनका जो कोलिजन के द्वारा रिबाउंडेशन का कंडीशन है वो पूरी की तरह चेंज हो गई। इसमें अब सब चिपक जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं, जब ये आटे की सरफेस हो। अगर ये फ्लोर हो सीमेंटेड तो ये पूरी हाइट तक आएगा, ये कुछ हाइट तक आएगा, ये आटे की बॉल जो है वो चिपक जाएगी। यानी कि अगर मैं सरफेसेस चेंज करते जाऊं तो मुझे ये जो रिबाउंड की कंडीशंस हैं कोलिजन के बाद ये अलग अलग मिलती जाती है। तो ये जो चीज है कि किसी भी पेयर ऑफ मटेरियल्स के लिए, कि आपने टेनिस बॉल सरफेस लिया है कि आटा की सरफेस और टेनिस बॉल लिया है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये सरफेसेस पे जो चीज डिपेंड कर रही है कि कितना ऊपर आएगा कितना नहीं आएगा, उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया हुआ है जिसको बोला जाता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो रियलिटी में होता क्या है इसको हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि जब ये टकरा रहे थे तो हुआ क्या। तो हम यहाँ पे जनरल एक केस ले लेते हैं। सोचो मेरे पास एक M1 मास का बॉल है और इसकी रफ्तार जो है वो U1 है ना बच्चों, मान लेते हैं हम। और मेरे पास एक M2 मास की बॉल है जिसका जो रफ्तार है वो U2 है। अब मुझे इसको टकराना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि M1 पीछे है तो टक्कर तभी हो सकती है जब U1 U2 से ग्रेटर है। नहीं तो टक्कर कैसे होगी भाई, टक्कर करने के लिए पीछे वाली की रफ्तार तो ज्यादा होनी चाहिए, पीछे वाली की रफ्तार ज्यादा ही नहीं होगी तो टक्कर तो होनी नहीं है। अब होगा क्या वैसा बच्चों, जब ये टकराएगा इससे, टकराते समय देखो, टकराते समय बहुत सारी चीजें होंगी, उसको समझना बड़ा जरूरी है। तो जैसे ये टकराएगा तो ये वाला M1 M2 पे नॉर्मल लगाएगा बच्चों, देखो इस तरीके से ये टकराया। जब ये टकराएगा तो ये M2 पर क्या लगाएगा बच्चों, नॉर्मल, इस तरीके से, ऐसे। ये M2 है ये M1 है, तो टकराते समय इंपल्सिव फोर्स लगेगा बच्चों क्योंकि अचानक से टकराएगा। तो इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, इस पे नॉर्मल इधर लगेगा। तो होगा क्या बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, जब ये यहां पे टकराएंगे तो नॉर्मल इंपल्सिव होगा, तो M2 पे ऐसे नॉर्मल, M1 पे ऐसे नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है ये M2 को डिफॉर्म करेगा, ये M2 को दबाएगा, और M2 जो है M1 को दबाएगा, तो इनमें डिफॉर्मेशन आएगा, इनकी सरफेसेस दबेंगी। अगर ये आटा बॉल है तो ये ज्यादा दबेंगी,
वो डिफॉर्मेशन आपको नजर आएगा क्योंकि वो चपटी हो जाएंगी आटे की बॉल। लेकिन अगर ये स्टील की बॉल है तो आपको डिफॉर्मेशन कम नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफॉर्मेशन होगा नहीं, कुछ डिफॉर्मेशन होगा, बहुत थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन डिफॉर्मेशन होगा जरूर कुछ ना कुछ। तो आप सोचो इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, क्योंकि इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो U2 जो है वो अपनी रफ्तार बढ़ाएगा, और इस पे नॉर्मल पीछे लग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी U1 के, तो इसकी रफ्तार घटेगी। मतलब U1 घटेगा और U2 बढ़ेगा। पहले कौन ज्यादा था टकराने से? U1 ज्यादा था, U2 कम था। जैसे ही टकराना चालू हुआ, डिफॉर्मेशन चालू हुआ, ये ने इसको M1 ने M2 को दबाया, M2 ने M1 को दबाया, नॉर्मल लगा, तो नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगा, तो U2 बढ़ा और U1 घटा। तो U2 U1, ये U1 जो है अभी U1 U2 जो है वो बढ़ रहा है और U1 जो है घट रहा है। लेकिन जब U1 ज्यादा है U2 से, तब तक ये दबना चालू रहेगा, डिफॉर्मेशन की प्रोसेस चालू रहेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये डिफॉर्मेशन की है बच्चों, डिफॉर्मेशन की। फिर डिफॉर्मेशन कब तक चलता रहेगा आप खुद सोचो, जब तक दोनों की रफ्तार बराबर नहीं हो जाती। U2 बढ़ रहा है, U1 घट रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि डिफॉर्मेशन होते 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 यहां पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, M2 में भी और M1 में भी। उस समय उससे पहले U1 ज्यादा ही था तो इसको दबा रहा था, तो M2 भी इसको दबा रहा था। अब इन दोनों की रफ्तार बराबर हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये फर्दर दबाना बंद कर देगा, तो यहां पे डिफॉर्मेशन कम हो जाएगा। ये M1 और M2 की रफ्तार जब बराबर होगी तो डिफॉर्मेशन होना कम होगा। अब डिफॉर्मेशन के बाद जब इनकी रफ्तार बराबर हो गई है, तो अभी भी नॉर्मल ऐसे ही लग रहा है बच्चों, ये नॉर्मल अभी भी ऐसे ही लग रहा है, तो फिर क्या होगा, अभी भी इसकी रफ्तार बढ़ेगी। अब दोनों की रफ्तार भले ही बराबर हो गई है, बट U2 अभी भी बढ़ रहा है और U1 अभी भी घट रहा है। तो इसका मतलब अब U2 वाले की वेलोसिटी जो है U1 से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब बराबर हो चुकी थी। उसके बाद U2 जो है, क्योंकि नॉर्मल वैसे ही लग रहा है, कांटेक्ट में है, तो U2 बढ़ जाएगा और U1 जो है कम हो जाएगा। तो ये फिर रिफॉर्म करना चालू करेंगे बच्चों, फिर ये अपनी शेप रीगेन करेंगे, फिर ये अपनी शेप रीगेन करेंगे। तो ये अपनी शेप रीगेन करेगा, ये अपनी शेप रीगेन करेगा, फिर इसकी रफ्तार कुछ होगी, इसकी रफ्तार कुछ होगी, बट नॉर्मल अभी भी ऐसे लग रहा है, तो इसकी रफ्तार बढ़ेगी, इसकी रफ्तार घटेगी, और फाइनली फिर जो अलग अलग हो जाएंगे, तो नॉर्मल लगना बंद हो जाएगा, इंपल्सिव फोर्स लगना बंद हो जाएगा। यहां से यहां तक वो क्या कर रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, अपने आप को वापस से रीगेन कर रहा है, रिफॉर्मेशन चल रहा है। और उसके बाद फिर इसकी रफ्तार V2 हो जाएगी और इसकी रफ्तार V1 हो जाएगी, ये M1 और ये M2। अब इसकी वेलोसिटी V2 V1 से ज्यादा हो जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा पूरे केस में। यानी कि अच्छा, ये जो पूरी चीज हुई जो मैंने आपको समझाई, ये पूरी चीज ये बहुत छोटे से टाइम में हो जाता है सब, dt टाइम में, dt टाइम पे 0.0 कोलिजन होने में कितना समय लगेगा भाई? आप दो बॉल को टकराओ, आप किसी बॉल को दीवार से हिट करो, हिट करके वापस बॉल रिबाउंड होती है, तो सोचो कितने देर कांटेक्ट में रही है वो dt। उस dt टाइम में ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है, डिफॉर्मेशन भी रहा, फिर रिफॉर्मेशन भी हो गया। समझे इस बात को? ये बहुत कम समय में ऐसा हुआ है, इसलिए तो n जो है वो इंपल्सिव था, इतने समय में इतनी सारी प्रोसेस हो चुकी है। तो ये जो डिफॉर्मेशन का इंपल्स है, फिर इसको रिफॉर्म करने में जो इंपल्स लग रहा है, रिफॉर्मेशन का इंपल्स है, इनका रेशियो एक्चुअली में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द पेयर ऑफ मटेरियल बच्चों डिफाइन किया गया एज द रेशियो ऑफ इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, कि डिफॉर्मेशन के समय कितना इंपल्स लग रहा था, डिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स और कितने तेजी से वो रिफॉर्म हुआ, इस बात पे डिपेंड करता ना। अब आप सोचो कि ये E की वैल्यू मटेरियल्स पे कैसे डिपेंड करता है। अब सोचो अगर ये आटा बॉल होती तो ये अलग अलग होती नहीं, ये तो इसी स्टेज पे चिपक के रह जाती ना, तो रिफॉर्म तो हुई ही नहीं, वो रिफॉर्म नहीं होती। तो यहां पे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मेरे को ऐसा लिखना चाहिए था, ऊपर आता है रिफॉर्मेशन और बच्चों नीचे आता है डिफॉर्मेशन, मैंने उल्टा लिख दिया। तो रिफॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं था अगर ये आटे की बॉल होती, तो रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन तो जीरो था, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उस केस में जीरो हो जाता जब दोनों बॉल्स चिपक जाती। अगर ये पूरी पूरी कंप्लीट हो जाती, जैसे क्रेजी बॉल है, तो ये कंप्लीट रिफॉर्म कर जाती और इसकी वेलोसिटी अच्छी खासी रहती, तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के बराबर, जितना डिफॉर्म हुआ उतना रिफॉर्म हो गया, तो फिर उसके लिए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1 होता। अब अगर मान लीजिए टेनिस बॉल होती,
तो कुछ सरफेस इसकी घिस जाती, मतलब डिफॉर्मेशन होता लेकिन बहुत कम, तो फिर उसकी वैल्यू जो है रिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन से रिफॉर्मेशन कम होता थोड़ा सा, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती। इसलिए जो ई की है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है बच्चों। 0 तब रहता है जब दोनों चिपक गए तो रिफॉर्म हो ही नहीं पाया, तो ऊपर का जो इंपल्स है वो तो 0 हो गया। अगर ये पूरी पूरी रिफॉर्म हो गई तो जितना डिफॉर्मेशन हुआ था उतना रिफॉर्मेशन हो गया, तो E1 हो सकता है। E1 हालांकि आइडियल केस के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका पूरा का पूरा रिफॉर्म करती है बॉडी, कुछ ना कुछ जरूर उसमें डिफेक्ट आता है। हाँ, नेग्लिजिबल हो तो हम उसको 1 मान सकते हैं, लेकिन आइडियल केसेस में 1 होता है, ये बात आपको समझनी है। और E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है जब पूरा रिफॉर्म मतलब कुछ रिफॉर्मेशन हो बट पूरा रिफॉर्मेशन ना हो, और डिफॉर्मेशन उस केस में ज्यादा होगा, है ना। तो कई बार बच्चों जो E की वैल्यू है किताबों में आपको मिलेगी कि 0 से 1 है, लेकिन कई बार जो है E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है, लेकिन वो केस हमें नहीं पढ़ना है। ये होता है बॉम्ब एक्सप्लोजन पर, जब दो बॉम्ब टकराएंगे तो टकराने के बाद उनकी जो वेलोसिटीज है, रिफॉर्मेशन की जो इंपल्स लगता है बच्चों, बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंपल्स देने लगता है, फिर उनके इंटरनल जो पार्टिकल्स हैं वो इंपल्स क्रिएट कर देते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में टकरा रहे हैं उसकी वजह से नहीं होता है, उसमें दूसरे की वजह से होता है, तो रिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें पार्टिकल्स टूट जाते हैं छोटे छोटे और उनकी वेलोसिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, उस केस में ये होता है। तो इस केस को फिलहाल हमें नहीं मानना है, अभी हम इसको नहीं डील कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा होता है, ई वन ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई भी इंटरनल एनर्जीज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रही हैं और वो अपना इंपल्स नहीं दे रही हैं, तो हमेशा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 से 1 के बीच में होगा। 1 आइडियल केसेस के लिए होता है, यहाँ पे हम क्रेजी बॉल के लिए ये मान सकते हैं। तो आई होप आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कहानी समझ में आई होगी। अब ये तो हुई बच्चों इसकी बेसिक डेफिनेशन, जो मैं आपको बता रहा हूं जो रियलिटी है, लेकिन जब आप किताबों में पढ़ोगे तो ये डेफिनेशन नहीं देते इसकी, उसकी दूसरी डेफिनेशन है, मैं उसको भी समझाता हूं आपको, पहले आप ये लिख लो। तो देखो बच्चों, ये आपको केस मिला है, और जैसे मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं ये डिपेंड करती है कि कैसी सर्फेसेस टकरा रही हैं। जैसे आटा बॉल टकरा रही है सरफेस से, टेनिस बॉल टकरा रही है, क्रेजी बॉल टकरा रही है, तो इनके लिए ई की वैल्यूज अलग अलग होती है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ बच्चों, तो उसको आप लिख लो कि जो ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये जो है ये डिपेंड करती है किस पर, पेयर ऑफ मटेरियल्स पे, कि आपने कौन सा पेयर ऑफ मटेरियल यूज किया है ना। तो हम यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ये ई है, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ मटेरियल्स, कि कैसे मटेरियल्स आपने यूज किए हैं उनके पेयर्स पे डिपेंड करेगी, है ना। पेयर ऑफ मटेरियल दैट इज फॉर डिफरेंट pair of materials, the value of E will also different, तो उसके लिए E की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है बच्चों क्लियर होगा। अब देखो, बुक जब आप निकालते हैं, बुक में पढ़ेंगे तो बुक में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। देखो, आप मुझे एक चीज बताएं, आप मतलब लॉजिक लगाएं बच्चों, है ना, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। आप खुद सोचो ये डिफॉर्मेशन कब ज्यादा होगा, कब ज्यादा डिफॉर्म करेंगे एक दूसरे को ये बॉडी, भाई जितना ज्यादा इनमें वेलोसिटी का गैप होगा। सोचो अगर मैं इसको बोलूं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड है और ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो रिलेटिवली m1 m2 से कितनी रफ्तार से टकराया, 10 माइनस 2 मतलब 8, जो इसका u1 और u2 का डिफरेंस है। अगर ये रिलेटिव मोशन 8 से टकरा रहा है तो कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन अगर मैं सोचूं कि ये 2 है और इसकी रफ्तार 102 है, तो रिलेटिव डिफरेंस कितना हुआ, 100 का। तो आप खुद सोचो, जब ये 100 का रिलेटिव डिफरेंस होगा u1 माइनस u2, तब ज्यादा डिफॉर्मेशन आएगा, कि जब ये 8 का डिफरेंस होगा तब ज्यादा डिफॉर्मेशन आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपका कॉमन सेंस चलता है तो आप बोलोगे कि सर ये जब 100 से टकराएगा रिलेटिवली, तब ये ज्यादा दबाने की कोशिश करेगा, डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। ये जो डिफरेंस है u1 माइनस u2 का रिलेटिव, इसको बोला गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
u1 माइनस u2, इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जो रिलेटिव मोशन है इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहा गया। यानी सोचो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है जितना ज्यादा होगा डिफॉर्मेशन भी उतना ज्यादा होगा, यानी इंपल्स जो है वो उतना ही तगड़ा लगेगा। 100 के रिलेटिव डिफरेंस में जो इंपल्स लगेगा सोचो डिफॉर्मेशन करते हुए, वो 8 के इंपल्स से, इंपल्सिव फोर्स से कहीं ज्यादा होगा। यानी कि आप इंपल्स इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वैसे ही आप सोचो रिफॉर्मेशन कब ज्यादा होगा। सोचो जब ये दोनों अलग हुए टकराने के बाद, तो इनकी वेलोसिटी में जितना ज्यादा गैप रहा होगा, इसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ी। इसका मतलब उतना ज्यादा रिफॉर्मेशन का इंपल्स है, उतना ज्यादा रिफॉर्म करते हुए इंपल्स लगा था। तभी तो जब वो अलग हुए तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, तो ये v2 माइनस v1 जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब इंपल्स जो है उतना ही ज्यादा लगा होगा रिफॉर्म करते हुए। तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन को लिखने का तरीका क्या है, v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर रिफॉर्मेशन। ये जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली बात है नॉर्मल उतना ही ज्यादा लगा होगा रिफॉर्म करते हुए, इंपल्स उतना ज्यादा लगा होगा। यानी कि इसको इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन को डिफाइन करता है, और वेलोसिटी ऑफ डिफॉर्मेशन जो है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइन करता है। तो जो ई का डेफिनेशन है आपकी किताबों में वो इस तरीके से दिया गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पढ़ने को मिलेगा आपको। ये एक्चुअली में डिफाइन यहां से करके यहां पहुंचते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो कहां से आया है ये आपको समझ में आया होगा। बाकी पढ़ना आपको ये कि ई का जो रेशियो है, ई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ई की कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, क्योंकि रेशियो है ना वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का, है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ई इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1। तो देखो v2 v1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, डिवाइड बाई u1 माइनस u2, और u1 u2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब उसके नेगेटिव वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आप खुद सोचो जो क्रेजी बॉल है वो जितनी हाइट नीचे आया था उतनी हाइट ऊपर चला गया, तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा वो दोनों बराबर रहे होंगे, तभी तो जितनी हाइट से आया था उतनी हाइट। तो क्रेजी बॉल और इस सरफेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है वो लगभग 1 है, आइडियल केस है क्योंकि पूरा का पूरा रिफॉर्म कर गई। वहीं टेनिस बॉल में देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर नहीं होगी, उससे कम होगी क्योंकि ये कम हाइट अटेंड कर रही है। तो टेनिस बॉल के लिए जो ई की वैल्यू है या ड्यूस बॉल के लिए इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहीं रहेगी, ऐसे सरफेसेस अगर हम लेते हैं। और सोचो जब आटे की बॉल है, आटा बॉल है, तो ये तो चिपक ही गई, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्योंकि दोनों साथ में हो गए या दोनों चिपक गए तो उनकी वेलोसिटी सेम हो गई, तो v माइनस वी 0 हो जाता है। तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। यानी जब दो पार्टिकल्स टकराते हैं और टकराने के बाद उनकी रफ्तार सेम हो जाती है, कोलाइड करके सेम हो जाती है। ऐसा नहीं सोचो स्टिक, आप तो ऐसा सोचो कि सेम हो जाती है, क्योंकि स्टिक का शब्द इसलिए प्रयोग नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि अभी आपको ये लग रहा है कि चिपक जाती हैं और फिर रफ्तार सेम होती है, लेकिन आगे चलकर हम ऐसे केसेस देखेंगे जहां पे रफ्तार तो सेम होती है बट ये चिपकेंगे नहीं, इसलिए स्टिक मत रटो बच्चों। तो बच्चों मैंने अभी आपको जैसे बोला कि ई की वैल्यू 0 का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पार्टिकल चिपक जाएंगे, इसका मतलब है क्योंकि अभी हम जब 2 डायमेंशंस में आएंगे तो हम देखेंगे कि जो ई है वो 0 होगा, लेकिन दो पार्टिकल्स जो हैं या दो बॉल्स जो हैं वो चिपकेंगी नहीं आपस में, एक्चुअली में उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। यानी आप सोचो ये LOI का मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट, जैसे ये टकराया तो जिस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है ना उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाती है। अगर ये 1 डायमेंशन में तो ऐसा लगेगा कि ये चिपक गए हैं और उसी के डायरेक्शन में चल रहे हैं सेम वेलोसिटी से, तो 1 डायमेंशन में ऐसा होता है, लेकिन 2 डायमेंशन में ऐसा नहीं होगा, वो चिपकेंगे नहीं, लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटी सेम रहेगी, तो वहां पे ई जो है वो 0 हो जाएगा। तो ई 0 ये मत रटो कि दो बॉल्स चिपक जाते हैं, नहीं तो बाद में 2 डायमेंशन में गड़बड़ होगी, फिर आप उस डेफिनेशन को वहां पर वो नहीं कर पाओगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे, समझने में दिक्कत जाएगी।
इसलिए मैं अभी से ये कंफ्यूजन हटा रहा हूं। आप ऐसा मत रटो कि ई जीरो का मतलब चिपक गए, ई जीरो का मतलब दोनों पार्टिकल्स की रफ्तार सेम हो गई, तो उनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो रिलेटिव जीरो हो गया है। और किसके अलाउंग सेम हो गई है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल लगा है, ये याद रखना है आपको। मतलब ई जीरो का मतलब ये है कि दे डू नॉट स्टिक टूगेदर बट दियर वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट विल बिकम सेम, ये रटो। तो ये आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं कराएगा। और अगर आपका पूरा रिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, फुल्ली रिफॉर्म नहीं कर रही है बॉडी, तो ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। और अगर फुल्ली रिफॉर्म कर जाए तो जितनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी उतनी ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिलता है, तो इसका रेशियो जो है वो 1 हो जाएगा। अभी ये चीजें हम कोलिजन के दौरान केसेस पढ़ेंगे और उनका डेरिवेशन करेंगे, तो वो चीजें आपको दिखाई देंगी ऐसी, है ना। अभी आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें आपकी प्रूफ भी हो जाएंगी, है ना। तो मेरे ख्याल से ई पे जो चर्चा है वो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसा होता है और कैसे वर्क कर रहा है ना। इसी के थ्रू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बाद हम कोलिजन थ्योरी में चले जाएंगे और फिर वहां पर हमें थोड़े थोड़े से डेरिवेशन करने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो आई होप आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।